एक दो चीजें बेटा बस जो ध्यान रखना, जो मैंने फील करी थी कि टेस्ट में आप लोग मिस्टेक्स कर रहे थे, तो व्हेन यू वर राइटिंग टेस्ट मैं आपकी बात टेस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स जो मैं नोट डाउन कर पाया, जहां पर हम टेस्ट में या बाद में पेपर में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, दैट इज कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको पेपर में होते हुए दिख जाती हैं, उनका खास ध्यान रखना। बेटा सबसे पहली मिस्टेक और सबसे पहली चीज जो आपको पेपर लिखते समय या कोई भी टेस्ट लिखते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे थे। वो बस टेस्ट लिखने बैठ गए थे ये सोचते हुए कि जितना समय किसी भी क्वेश्चन में लगेगा लगाएंगे, जितना टाइम लगेगा जरूरत वी विल इन्वेस्ट। पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना टाइम उस क्वेश्चन को डिवोट कर सकते हो। बिना उसके अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बड़ा हेफाजार्ड मैनर में आपका पेपर चलेगा, और जब तक पेपर एंड होने का समय आएगा यू विल रियलाइज कि काफी ज्यादा पेपर आपका स्किप भी हो गया। तो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो लॉ का पेपर या कोई भी अदर सब्जेक्ट का, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बड़ा आसान भी है, क्योंकि किसी भी पेपर का पेपर पैटर्न क्या होगा वो ब्रॉडली आपको पहले से पता होगा। आईसीए पेपर पैटर्न जनरली चेंज नहीं करता, तो जो पेपर पैटर्न इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है वही आपके लिए भी चलेगा। तो आपको कोई भी टेस्ट लिखने से पहले भी देखना चाहिए कि अगर सर ने 1 आवर का टेस्ट दिया है, इतने क्वेश्चंस हैं, तो इतने टाइम में रफली मेरे एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, तब हर क्वेश्चन को इतना टाइम में डिवोट कर पाऊंगा। अब पेपर में ये अप्रोच आप कैसे अपना सकते हो? बेटा पेपर में आपके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक तो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, एक आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा। एमसीक्यूज कितने नंबर के आएंगे आपके? 30 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स के तो आपके यहां पर एमसीक्यू रहने वाले हैं, और एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। थोड़े बहुत शायद इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, पर मैक्सिमम आपके केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज यहां पर रहने वाले हैं। सब्जेक्टिव पेपर जो आएगा वो आपका आएगा 70 नंबर का। अब जो 70 नंबर का आप पेपर यहां पर करते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो होता है कंपलसरी। ये पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको बुक के स्टार्टिंग में लिखवाया गया है, तो वहां पर ही मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका कंपलसरी रहता है, जिसकी वेटेज आपकी रहती है 14 मार्क्स की। उसके बाद आपको पेपर में मिलती है चॉइस। एक आपके पास आएगा क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी इन 5 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? अटेम्प्ट एनी 4। तो बड़ा हर क्वेश्चन की इसमें भी वेटेज कितनी है? 14 मार्क्स की। तो बड़ा एक क्वेश्चन आपने 14 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, बाकी कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 टोटल कितना हो गया? 70। तो ये आपका 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो ये ब्रॉड पेपर पैटर्न तो आपको पहले से पता ही है कि पेपर पैटर्न ऐसा आएगा। और हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स रहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, 3, ए बी एंड सी। जनरली हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक जनरल पेपर पैटर्न है जो हमेशा से इंस्टीट्यूट फॉलो करते हुए आया है। स्टार्टिंग में भी आपको लिखवाया गया, और यही पेपर पैटर्न जनरली आपका आगे चलेगा भी। और क्या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस मिलती है? नहीं। बस मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 6, ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है इसके पार्ट ए में। यहां पर आपके पास चॉइस होती है कि इसका जो पार्ट ए आता है वहां पर आप या तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो या क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपने सब में से क्वेश्चन नंबर 6 को पिक किया है, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा इंटरनल चॉइस मिल जाती है, वरना नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपके पास नहीं होती। अब ये सारी बातें हमें पहले से पता है, तो हमें पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। अब जब पेपर हमारे सामने आए, आपके हिसाब से कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना बेहतर है, एमसीक्यू या सब्जेक्टिव? मेरी राय यहां पर रहेगी, आप हमेशा सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड पेपर अटेम्प्ट करिएगा, हमेशा। उसका कारण क्या है? ये बेटा आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया रहता है, जहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पर टाइम डिवोट करना नहीं है, सिर्फ सर्कल फिल करने हैं। और अगर आप क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो बेटा आप अपना बहुत अच्छा पेपर स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट कर जाओगे। पर अगर आपने पहले सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट किया, वहां पर दिक्कत क्या है? बेटा सब्जेक्टिव पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सोचकर तो स्टार्ट किए थे 10 मिनट में करेंगे, पता चला 15 मिनट लग गए। और अगर पूरे सब्जेक्टिव पेपर में आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रही, और जब तक आप एमसीक्यूज पर पहुंचे पता चला जी 10 ही मिनट बचे हैं, तो जो सबसे स्कोरिंग एरिया था आपने उसको स्पॉइल कर लिया। तो पेपर के समय आप हमेशा उस एरिया को पहले पिक करेंगे जहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड जहां पर आपका स्कोर करना सबसे ईजी है। और बेटा लगभग 30 एमसीक्यूज की अगर बात करें, 30 मार्क्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे लगभग 15 आएंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन की वेटेज लगभग 2 नंबर की होती है। 15 क्वेश्चन करने के लिए विद द केस स्टडीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना समय लग जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बात करें, बेटा क्या 30 मिनट एलोकेट करना ठीक होगा? क्या आधे घंटे में कंफर्टेबली 15 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले अटेम्प्ट हो सकते हैं? इतनी तो बेटा पेस रखनी भी पड़ेगी। तो 30 मिनट के अंदर आप कंफर्टेबली कर सकते हो। और अगर आप 15 मिनट में कर गए, 20 मिनट में कर गए, तो इसका फायदा क्या है? आपने बाकी सब्जेक्टिव पेपर के लिए समय बचा लिया। और लेट से अगर आपने आधे घंटे के अंदर भी 30 नंबर का एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, और मैं कहता हूं भाई आप इसमें लेट से 25 को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो कि जी 25 सही किए हैं, तो शुरुआत के आधे घंटे में आपका कितने नंबर का पेपर हो चुका है? 25 का। आप एक बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में आ जाओगे। मेंटली यू विल बी वेरी मच रिलीव्ड कि यार मेरा लगभग 25 नंबर का तो पेपर सही हो गया। अब सिर्फ पास होने के लिए 70 में से मेरे को कितने नंबर चाहिए? सिर्फ पास होने के लिए 15। 40 तो पासिंग क्राइटेरिया।
बेटा कितना ही बुरा पढ़ लो, पर अगर ढंग से थोड़ा-सा भी पढ़ रखा है, क्या 70 में से 15 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात हो गई? बेटा इतना तो अचीवेबल है। तो टारगेट इट इज़ वेरी मच अचीवेबल प्रोवाइडेड आप तरीके से चलते रहो। पर ऑब्वियसली हमारा टारगेट है वो 40 का नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था बेटा हद से हद मारकर भी लोवेस्ट से लोवेस्ट टारगेट अगर फिक्स करना है, एग्जामिनेशन तो आपका बेयर मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। पर 30 मिनट में अगर आप अपना पेपर कर जाते हो, फिर आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। आपको बताया जी अब मेरे पास 2.5 आवर्स हैं, 2.5 घंटे के अंदर मेरे को सब्जेक्टिव पेपर करना है और एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आप हो। और बड़ा मैथ्स बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन फर्स्ट तो कंपलसरी था और बाकी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? कोई भी 4। टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। तो बड़ा टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टाइम आपके पास है 2.5 आवर्स का। तो बड़ा मैथ्स तो बड़ा सिंपल है। यहां पर आपको क्या करना होगा, हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपके पास कितना समय रहने वाला है? हाफ एन आवर। ऑब्वियसली मैक्सिमम 30 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए यहां पर मिलेंगे। एक छोटा सा सवाल यहां पर और जो आता है, सर स्टार्टिंग में जो रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम में हमें अपना टाइम कहां डिवोट करना चाहिए? एमसीक्यूज पर या सब्जेक्टिव पर? मेरी राय उसमें रहती है बेटा, दो अप्रोच है। आप एमसीक्यूज पर डिवोट कर सकते हो, पर एमसीक्यू का पेपर जनरली रीडिंग टाइम में मिलता नहीं है। मिल जाए तो आप पढ़ लेना, वरना एमसीक्यू का पेपर मिलेगा नहीं। सब्जेक्टिव का पेपर आपको मिलता है, तो आप जो टाइम डिवोट करोगे वो किस चीज पर करोगे? आप इस चीज पर टाइम डिवोट करोगे कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब रीडिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ना ही मत। क्यों नहीं पढ़ना? वो तो एनी डे करना ही करना है। बाकी जो आपके पास सवाल है, उसमें आपको एक डिसीजन लेना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना होगा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस पढ़कर एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर लेना कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाले हो। उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर में कितने टाइम में अटेम्प्ट करूंगा। तो आपके लिए एक पाथ वहां पर सेट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम आप इस चीज में खुद के लिए डिवोट कर सकते हो। फिर आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट किए। 30 मिनट में आपने एमसीक्यू किए, 2.5 आवर्स आपके पास बचे हुए हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं बेटा, हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट है। हर क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स कितने थे? 3। तो हर पार्ट के लिए मैक्सिमम कितना टाइम? 10 मिनट। ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन 5-5 4 नंबर का होगा, कोई 5-5 2-2 नंबर का होगा, पर रफली अगर हम एलोकेट करके चलेंगे बेटा, एक क्वेश्चन पर आपको जनरली 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। और तभी मैं क्लास में जब भी आपको जितने भी क्वेश्चंस लिखने के लिए देता हूं बेटा, हर बार 10 मिनट इसी वजह से एलोकेट करता हूं। ये क्वेश्चन अगर 10 मिनट में पूरा कर गए, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज 10 मिनट में अगर आप कर रहे हो, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, तब पेपर अटेम्प्ट होगा। दैट इज वाई आज तक जितने क्वेश्चन हमने लिखे हैं 10 मिनट के हिसाब से, जो भी टेस्ट मैंने आपको दिए वो इसी तरीके से और इसमें टाइम इसी तरीके से एलोकेट कर दिया है कि उतने टाइम में अगर आप टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हो, पेपर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो 10 मिनट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट बाई चांस 12 मिनट ले गया, तो आपको क्या बात पता है? यार कहीं टाइम बचाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर भी 11 मिनट ले गया, तो आपको क्या पता है भाई? क्वेश्चन नंबर सी जिसकी बेटे 4 नंबर की है, वहां थोड़ी सी स्पीड खींचनी पड़ेगी और 3 मिनट कम लगने चाहिए। तो 10 मिनट थे, तो ये 7 मिनट में पूरा होना चाहिए। अगर इसमें आप अब की बार 10 मिनट ले गए, तो आपका पेपर 3 मिनट से लेट चल रहा है। ये क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। दिक्कत कहां आती है? बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि मैं कितना लेट चल रहा हूं। वो एफएसआर मैनर बस चल रहा है, उसको ये नहीं पता पेपर टाइम पर है नहीं है, पेपर पूरा होगा नहीं होगा। बेटा हर क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑन ट्रैक हो या नहीं। लेट चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, अगर ऐसा है तो किसी क्वेश्चन में पेस बढ़ानी पड़ेगी, कहीं कंटेंट थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। ये प्लानिंग तो ऑन द स्पॉट करनी पड़ेगी। इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है। प्रोफेशनल पेपर लिखने जा रहे हो, आप हैफेजार्ड मैनर में लिख सकते हैं कि देखी जाएगी क्या होगा। बच्चे उस हद तक बेटा लीनियंसी दिखा देते हैं, कई बच्चे वॉच तक कैरी नहीं करते। एग्जामिनर से पूछते रहते हैं जी क्या टाइम हो गया, टाइम बता दो, और बच्चों को और परेशान करते हैं। तो बड़ा इतना लीनियंट अप्रोच आप अपने पेपर के लिए नहीं अपना सकते। अगर आप अपने करियर को लेकर सिंसियर हो, ये सब काम तो आपको करने पड़ेंगे। तो डू कैरी अ वॉच। हर क्वेश्चन के बाद आपको एक ब्रॉड आइडिया रहना चाहिए, मेरा पेपर ऑन ट्रैक है। और बेटा हर रैंकर ये स्ट्रेटेजी अपनाता ही अपनाता है। मैं मान नहीं सकता कि रैंकर टाइम मैनेजमेंट करता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी जिंदगी वो टाइम मैनेजमेंट करी थी। हर पेपर लिखते समय हमेशा पता होता था यार हमारा पेपर ऑन ट्रैक है या नहीं। उसके बिना पेपर लिखोगे कैसे? क्योंकि हमें पेपर करना है तो पूरा करना है, और बिना टाइम मैनेजमेंट के वो होगा नहीं। तो लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर 3 मिनट एक्स्ट्रा ले गए नीडलेस टू से, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो आपको एक चीज पता रहेगी कि किसी ना किसी क्वेश्चन में 5 मिनट का समय खींचना पड़ेगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। तब जाकर बेटा जब 3 आवर्स पूरे होंगे, 100 मार्क्स का पेपर हो पाएगा। और जब पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो बेटा पेपर अटेम्प्ट करना ही 100 नंबर का। इट इज अ नो ब्रेनर। नेगेटिव मार्किंग होगी तो सोचेंगे, पर अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, पेपर करोगे तो 100 का ही करोगे, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आप उस समय लीनियंट नहीं होते, चल यार लिखते लिखते हाथ दर्द कर गए, 5-6 नंबर का पेपर है, छोड़ देते हैं, 10 नंबर का रहने देते हैं, नहीं आता जैसा क्या फायदा कुछ लिखने का। बेटा एक एक नंबर का पेपर बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं हमेशा हर बैच में एक ही चीज चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, 100 नंबर का पेपर कर कराना। बैच के बाद जो बच्चे फेलियर आते हैं, वो सबसे पहला मेरा ये सवाल होता है, बेटा पेपर कितने नंबर का अटेम्प्ट किया? वो कहते हैं सर मेरे 35 नंबर आए, 40 आए, एग्रीगेट नहीं बना। मैंने कहा पेपर कितने का अटेम्प्ट किया? वो कहते हैं सर 70 या 80। मैक्सिमम बच्चे 70-80, इससे ऊपर नहीं। और बेटा मैं कहता हूँ अगर तूने वही 20 नंबर के पेपर में कुछ भी लिख दिया होता, शायद तेरा एग्रीगेट बन जाता, शायद तू पास हो जाता। बेटा पेपर करना तो 100 नंबर का करना। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरे को पता है बच्चे होंगे जो 70-80-90 का करके से पेपर अटेम्प्ट किया, बेटा उससे बात नहीं बनने वाली।
ये कॉलेज लेवल का, ये 11th-12th का पेपर नहीं है कि वहां पर हम सोच के आते थे कि 80 का पेपर किया तो 75-80 आ जाएंगे और आ भी जाते थे। सीए में ऐसा नहीं होता। आप जब 80 नंबर का पेपर कॉन्फिडेंटली कर कर आओगे तब मानकर चलना आपके 60-65 आएंगे। तो हमेशा अपने एक्चुअल मार्क्स को 15-20% लोअर साइड पर एस्टिमेट कर चलना, क्योंकि ऐसा होता है। हमने भी बेटा पेन में काफी सारे पेपर लिखे थे, यही सोचकर लिखे थे कि 90-100 नंबर तो आ जाएंगे। एंड में आते थे वही कहीं 70, कभी 60, कभी 65, कभी 80 आ गए। तो हमेशा रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से लोअर ही रहता है, बिकॉज यहाँ पर चेकिंग कब स्ट्रिक्ट हो जाए, एग्जामिनर कैसी चेकिंग कर रहा है हमें नहीं पता होता, तो रिस्क से बहुत आगे चलना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। पेपर का टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया बेटा, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट जरूर करना। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, वो क्वेश्चन को तरीके से नहीं पढ़ते। आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो, पढ़ते-पढ़ते लगता है अच्छा ये तो आता है, एक्साइट हो जाते हो और पूरी रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ते। थोड़ा क्वेश्चन तरीके से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ये भी एक मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं, बिकॉज़ पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन को मिसरीड करके सॉल्व कर दिया, बाद में मिस्टेक पता चली तो दोबारा कर पाओ। सीए के पेपर में इतना समय नहीं होता कि क्वेश्चन री-अटेम्प्ट हो पाए। अगर एक और क्वेश्चन री-अटेम्प्ट कर दिया वरना पेपर छूटेगा। इसलिए क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन्स को बेशक आधा स मतलब मिनट एक्स्ट्रा लगाते हुए आप पढ़ने पर ज़्यादा टाइम डिवोट कर देना, पर क्वेश्चन पढ़ना ज़रूर। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो लिखते हैं जेनेरिक आंसर्स। जेनेरिक आंसर जैसे कि उनको लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं पता, पर क्वेश्चन पढ़कर लग रहा है इसका आंसर तो यही होना चाहिए। मतलब आपको लॉ नहीं आता, लॉ नहीं पढ़ रखा और आपको क्वेश्चन पढ़कर लग रहा है जी कॉमन सेंस के हिसाब से ये आंसर है। तो वहां पर बस आप जेनेरिक आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो बिना कोई प्रॉपर लीगल बैकिंग दिए। आप अपना आंसर बनाना शुरू कर देते हो और कहते हैं जी मेरे ओपिनियन में ये होना चाहिए। वो ओपिनियन एक ऐसा ओपिनियन होता है जो कोई बिना लॉ पढ़े भी शायद दे जाएगा। तो सर अगर लॉ का सेक्शन नहीं पता तो क्या बेटर अप्रोच हो? बेटा उस केस में आप पहले लॉ बताओ कि एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हो या नहीं। पर स्टार्ट तो वैसे ही करो ना, उसको दिखाओ ये कि लॉ में यही लिखा है कि भाई लॉ ये बोलता है। अब चाहे वो आप अपनी मनमर्जी से बोल रहे हो, पर अपनी मनमर्जी से जो बातें बता रहे हो वो लीगल प्रोविजन की बताओ, सीधा फाइनल ओपिनियन पर मत आ जाओ। तो जेनरिक आंसर अगर आपको कभी ड्राफ्ट करना भी पड़े, एक प्रॉपर फ्लो के साथ करो और फ्लो हमेशा रखना कि लॉ की रिक्वायरमेंट ये है। ये मत लिखना कि लॉ की रिक्वायरमेंट ये शायद होती होगी, मे बी मेरे ओपिनियन में होगी, नहीं। उसका पूरा कॉन्फिडेंस उस समय दिखाओ कि यही रिक्वायरमेंट है। वो भी 2 बार सोचे यार ये बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से लिख रहा है, यही तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर इस तरीके से आपका फ्लो करना चाहिए। जेनरिक आंसर आप कभी भी नहीं लिखोगे। तो हमेशा आप आंसर लिख रहे हो पूरा कॉन्फिडेंट लिखो, हाँ जी ये रिक्वायरमेंट है, फिर देखी जाएगी नंबर में आएंगे या नहीं, पर एटलीस्ट आंसर लिखो तो सही से लिखना। जेनरिक आंसर्स आपको ड्राफ्ट नहीं करने। एक मिस्टेक ऑब्वियसली बेटा, प्रेजेंटेशन। ये तो बहुत बड़ा इशू है, द वे यू प्रेजेंट द आंसर। बेटा अपना आंसर लिखने के बाद एक बार अपने छोटे बहन भाई, अपने किसी दोस्त से कह देना तेरा ये आंसर पढ़ने का मन कर रहा है। अगर वो कहे मन कर रहा है फिर तो तुम्हारा आंसर ठीक है। पर वो कहे क्या लिख दिया, मेरे को नहीं मना कर रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। तो बेटा जब वो पढ़ने को तैयार नहीं तो एग्जामिनर टाइम क्यों खोटी करेगा? तो आपको प्रेजेंटेशन अपने आंसर की सुंदर रखनी पड़ेगी, देखने में एस्थेटिकली अच्छा लगे, पॉइंट्स में उसको ब्रेक कर रखा हो, पैराग्राफ में डिवाइडेड हो, मेन बातें अंडरलाइन हो, ताकि एग्जामिनर के लिए उसका राइट आंसर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो बेटा वो राइट आंसर आपको ढूंढ पाए, उस चीज की बड़ी जरूरत होती है, बिकॉज आपको एग्जामिनर का काम आसान बनाना है। मैंने पहले भी समझाया था बेटा, एग्जामिनर को आपके एग्जामिनेशन की कॉपी पर आधा 1 घंटा नहीं लगाने वाला। उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, वो एक स्पीड में चलता है और उसका एक फ्लो बना होता है। तो अगर आप उसका काम आसान करते चलोगे, वो फ्लो में चेक करेगा, वो आपको कंफर्टेबली नंबर देगा। जो बच्चा ये अप्रोच अपनाता है, नहीं ऐसा आंसर लिखूंगा, ढूंढता रह जाएगा, इतनी चीजें बता दूंगा कि करेक्ट आंसर ढूंढ ही नहीं पाएगा, एंड में परेशान होकर नंबर दे देगा। ये अप्रोच बेटा अगर अपनाओगे तो ये प्रोफेशनल लेवल पर काम नहीं चलती। ये कॉलेज वगैरह में काम कर जाती थी कि हाँ नहीं आता तो 2-3 पेज भर देंगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, वहां चल जाता है शायद। पर यहाँ पर सीए में ये काम नहीं चलेगा। आपको एग्जामिनर की जिंदगी आसान बनानी है, उसकी जिंदगी आसान नहीं बनाओगे वो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर देगा, ये पक्की बात है। तो इसलिए आंसर ऐसे प्रेजेंट करो कि देखने में लगे कि एक प्रोफेशनल ने आंसर लिखा है। राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग इस उम्र में बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली चेंज नहीं होगी, तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन सुधारो, गैपिंग रखो, पॉइंट्स डिवाइड करो, अंडरलाइन करो, उन चीजों का ध्यान रखना। एंड फाइनली भाई, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। किसी भी टेस्ट या पेपर से पहले 100% पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जाना। आप जिस भी भगवान में मानते हो, अपने माता पिता में मानते हो, जहां भी आपका फेथ आ रहा है, उनको सोचते हुए और उनको याद करते हुए और उन्हीं के लिए अपनी पूरी जर्नी जी है, उसी को याद करते हुए फिर अपना पेपर लिखने पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं होते तो उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कितना बुरा फील करेंगे, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। दैट विल बी योर अल्टीमेट मोटिवेशन। वही आपको अल्टीमेट मोटिवेट करेगा बार बार पढ़ने के लिए, बिकॉज जर्नी लंबी है। बार बार आप सॉरी आपका मोटिवेशन ब्रेक हो सकता है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आपने जर्नी स्टार्ट क्यों करी है। अगर आपको वो याद है तो फिर आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तो आपकी जर्नी आगे चलती रहेगी। चलिए विद दिस आई विल रेस्ट टुडेस क्लास। मिलता है आप सबसे कल। टेक केयर, बाय बाय।